फिल्म की शुरुआत पुराने शिकागो के दिनों से होती है, जहां सभी इंसानों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी। यहाँ हमें चार्ली नाम की एक बच्ची दिखती है जो टीवी पर कार्टून देख रही थी। उसका छोटा भाई डैनी अपने आईपैड पर गेम खेल रहा था और उनकी माँ रेचल फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी अचानक उसका पति बेन घबराया हुआ घर में दाखिल होता है और कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रेचल हैरानी से पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इतने में घर की लाइटें तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं और बेन के लैपटॉप पर कुछ फाइलें खुद ब खुद डाउनलोड होने लगती हैं। कुछ सेकंड में वो फाइलें पूरी तरह डाउनलोड हो जाती हैं। बेन जल्दी से लैपटॉप से यूएसबी निकालता है और उसे एक मेटल लॉकेट में लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार में होते हैं। उनके पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें रुकी हुई हैं और एक एक करके सभी की हेडलाइट्स बंद हो रही हैं। आसमान में उड़ते प्लेन अचानक इधर उधर क्रैश होने लगते हैं, जमीन पर ट्रांसफार्मर फटने लगते हैं और शहर का मशहूर विलिस टावर भी धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। इसके बाद हमें धरती का नजारा अंतरिक्ष से दिखाया जाता है, जहां धीरे धीरे सारी लाइट्स बुझती जा रही थी। अंधेरा सबसे पहले नॉर्थ में छा गया और फिर धीरे धीरे ईस्ट और साउथ तक फैलने लगा। पूरी धरती पर ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे कोई कैंडल लाइट डिनर चल रहा हो। लेकिन आज की पीढ़ी यानी जनरेशन जेड के लिए इंटरनेट का चले जाना किसी कयामत से कम नहीं था। इसके बाद हमें कहानी में बताया जाता है कि ब्लैकआउट डे के बाद 15 साल से इलेक्ट्रिसिटी वापस नहीं आई है। उस घटना के बाद से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हर चीज बेकार हो चुकी है। गाड़ियों के इंजन हो या हवाई जहाज, सब कुछ ठप हो गया। यहाँ तक कि छोटी बैटरियां भी काम करना बंद कर चुकी हैं। इन सब वजहों से हालात बहुत खराब हो गए थे। बीमारियां बढ़ने लगी, लेकिन इलाज के लिए दवाएं नहीं मिल रही थी। आग लगने पर बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां तक नहीं थी। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिससे खाने की भी कमी हो गई और लोग हाथ से काम करने पर मजबूर हो गए। ब्लैकआउट के बाद पानी के स्रोत सूखने लगे और अलग अलग जगहों पर लड़ाइयां छिड़ गईं। अमेरिका अब 6 हिस्सों में बन चुका था। मॉन्ट्रो रिपब्लिक, जॉर्जिया फेडरेशन, प्लेन्स नेशन, टेक्सास, कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ और बाकी का इलाका अब बंजर और बेकार था। इन शहरों के हालात देखकर ज्यादातर लोग वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए थे। जिम की एक बहन और उसका परिवार भी ऐसा ही कर चुका था, क्योंकि अब वे गांव के इलाके में जाकर बस गए थे। ये जगह दी मॉन्ट्रो रिपब्लिक नाम की पीसफुल कॉलोनी थी, जहां करीब 100 लोग रहने आ गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि बैंक की पत्नी कुछ साल पहले मर चुकी थी, जिसके बाद अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे डैनी और चार्ली अब बड़े हो चुके थे, लेकिन डैनी को अकेले रहना पसंद था क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी थी। एक दिन चार्ली और डैनी जंगल में घूमने गए। वहां उन्हें एक पुरानी छोड़ी हुई वैन नजर आई। चार्ली उत्सुकता से वैन के अंदर चली गई और वहां एक मिनी फ्रिज देखा। फ्रिज देखकर उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब ब्लैकआउट डे के बाद उसके मम्मी पापा ने उसे पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, जो उस वक्त की आखिरी आइसक्रीम थी। एक दिन चार्ली हर रोज की तरह जंगल में घूमने चली गई। तब मॉन्ट्रो मिलिशिया नाम की मिलिट्री फोर्स, जो मॉन्ट्रो रिपब्लिक की सेना थी, वो अचानक कॉलोनी में आकर दावा बोल देती है। इन मिलिट्री के हाथों पर एक टैटू था, जो मॉन्ट्रो रिपब्लिक के मेंबर्स का खास चिन्ह था, जिससे उनकी पहचान होती है। अब समय था मोनो रिपब्लिक के टैक्स सेगमेंट का, जहाँ हर निवासी का फर्ज था कि वो अपने फैसलों का टैक्स चुकाए। लेकिन बेन को महसूस हो रहा था कि ये टैक्स से कहीं ज्यादा था। उसे लग रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसी डर में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास गया और उसे वो लॉकेट दे दिया जिसमें बेन ने फिल्म की शुरुआत में यूएसबी में लगाया था। बेन ने आरोन से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लॉकेट को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अचानक मिलिटिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टॉमाबिल वहां आ जाता है। वो बेन को अपने साथ चलने को कहता है और उससे उसके भाई माइक के बारे में पूछता है। बेन ने जवाब दिया, मैंने माइक को पिछले 15 साल से नहीं देखा। वहाँ खड़े सभी लोग डर से भरे हुए इस बातचीत को सुन रहे थे। वो जैसे ही अपने कदम वापस लेता है, तभी अचानक दानी वहाँ आ गया और उसने उनकी तरफ क्रॉसबो पॉइंट करते हुए अपने डैड को मना ले जाने की धमकी दी। बेन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक दानी ने उन पर गोली चला दी थी। उसकी गोली ने मिलिटिया के एक आदमी को मार गिराया। ये देखकर सभी लोगों ने एकदम से मिलिटिया पर हमला बोल दिया, लेकिन मिलिटिया बहुत ताकतवर था और उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें टॉम और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन मिलिटिया ने दानी को पकड़ लिया था। कुछ समय बाद जब चार्ली अपने घर लौटी तो उसने अपने डैड को खून में लथपथ पाया। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उसने चार्ली को बताया कि मिलिटिया के लोग डैनी को किडनैप कर ले गए हैं। अब चार्ली और उसके दोस्तों की आखिरी उम्मीद माइल्स है, जो कहीं शिकागो में छुपा हुआ है। चार्ली रोते हुए अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड अपनी आखिरी सांसों में उसे अंकल माइल्स को ढूंढने का कहते हैं, जिसके बस उसके डैड की मौत हो जाती है। अपने डैड की इस तरह मौत से चार्ली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास शोक मनाने का वक्त नहीं था। वह अपना सामान पैक करती है और अकेले बाहर निकलने की तैयारी करने लगती है। मगर मैगी और आरोन उसे अकेले नहीं जाने देते और उसके साथ चलने का फैसला करते हैं, लेकिन चार्ली को ये पसंद नहीं आता है। इसके बाद सफर के दौरान तीनों खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं और इस दौरान उनके बीच एक खास बॉन्ड बन जाता है। अगले दिन जब चार्ली पानी लेने झरने के पास जाती है तो उसे एक निक नाम का लड़का दिखाई देता है। पहली बार में उसे देखकर चार्ली चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि दुनिया में ब्लैकआउट के बाद लोग हर किसी को खतरे की नजर से ही देखने लगे थे। यहाँ तक कि चार्ली जैसी लड़की के लिए दिमाग में बहुत सी सोच होती थी, लेकिन निक उससे सिर्फ उसका नाम पूछता है और फिर उसे जाने देता है। रात में चार्ली और उसके साथी एक टूटा फूटा प्लेन पाते हैं और उसमें रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती से वह जगह स्कवेंजर्स के एक खतरनाक ग्रुप का ठिकाना होता है। थोड़ी देर में ही चोर वहां आ धमकते हैं और चाकू की नोक पर उनमें से एक चार्ली को घसीटते हुए वहां से दूर ले जाता है। मैगी को वहां खतरे का एहसास होने लगता है, तो वो तुरंत अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को विस्की पिला देती है। इसका असर ये होता है कि वो लोग उल्टियां करने लगते हैं और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आखिरी चोर चार्ली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वहां निक आकर उसे बचा लेता है। अगली सुबह निक उन तीनों के साथ आगे की ओर रवाना होता है।
यहाँ मैगी को ये समझ नहीं आता कि निक कैसे उनकी टीम में शामिल हो गया, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। इस पर वो चार्ली को आगाह करती है कि किसी अनजान पर आसानी से भरोसा करना सही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि हर कोई बुरा नहीं होता, इसलिए अब उसे निक से कोई दिक्कत नहीं थी। अगले सीन में मेजर टॉम और उसकी सेना आराम कर रही होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी हथकड़ियों का ताला खोलकर भाग निकलता है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसे अचानक अस्थमा का दौरा पड़ जाता है और वो पास के एक घर के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक लड़की को बंदूक ताने देखता है। लड़की अपना नाम ग्रेस बताती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है। डैनी उसे बताता है कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था और उनसे भागकर ही वो यहाँ तक पहुंचा है। ये सुनकर वो लड़की अपनी बंदूक नीचे कर लेती है और फिर वो उसे एक अस्थमा पंप थमाते हुए बताती है कि ये उसके मरे हुए बेटे का है। इसके बाद हम उन चारों के ग्रुप को देखते हैं जो फाइनली शिकागो पहुंचने वाले हैं, जो कि मुद्रा रिपब्लिक में ही है। ये शहर अब पूरी तरह से पौधों और बेलों से ढक गया है और यहाँ की सड़कों पर पुराने जमाने की बगियों जैसे दिखने वाली गाड़ियां चलती हैं। यहाँ तक की सड़कें मछुआरों से भरी हुई है। बेन से मिली जानकारी के बाद ये लोग एक होटल पहुंचते हैं और वहां के बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। शुरुआत में वो बारटेंडर कहता है कि उसे किसी माइल्स का पता नहीं है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने हाल ही में मरे हुए डैड का जिक्र करती है तो वो आखिरकार मान लेता है कि वही माइल्स है। हालांकि वो उनसे कहता है कि वो अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहता है। कुछ देर बाद माइल्स चार्ली को प्राइवेटली में अंदर ले जाकर उससे बात करता है, जहाँ चार्ली अपने डैड की बेरहमी से की गई हत्या और डैनी के किडनैप होने की बात बताती है। इसके बाद वो माइल्स से पूछती है कि आखिर मिलिटिया उनके फैमिली के पीछे क्यों पड़ी है। माइल्स उसे बताता है कि उसके डैड को शायद प्लेग्राउंड के बारे में कुछ ऐसी जानकारी थी जो दूसरों को नहीं पता थी। फिर माइल्स बताता है कि मोनरो रिपब्लिक का लीडर जनरल मोनरो दरअसल एक तानाशाह है जो पूरे देश और दुनिया पर अपना राज जमाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ भारी हथियार चाहिए थे, जैसे फाइटर प्लेन, टैंक और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम। और क्योंकि बेन अकेला एक इंसान था जो ब्लैकआउट के पीछे की असल वजह जानता था, मोनरो को यकीन था कि बेन उसकी इस मुश्किल को हल कर सकता है। ये सब सुनने के बाद चार्ली अपने भाई डैनी को लेकर और ज्यादा घबरा जाती है। वो माइल्स से गुजारिश करती है कि वो उसकी मदद करे, मगर माइल्स उसे हैरान करते हुए मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये काम बहुत खतरनाक है और वो अब इस काम में खुद को लायक नहीं समझता। चार्ली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वापस अपने ग्रुप के पास जाने का मन बना लेती है। चार्ली को परेशानी में देखकर निक गुस्से में माइल्स के पास पहुंचता है और उससे बहस करने को तैयार हो जाता है, लेकिन माइल्स अचानक निक का हाथ पकड़कर उठाता है, जहां पता चलता है कि निक खुद भी मोनरो रिपब्लिक का मेंबर है। असल में वो माइल्स तक पहुंचने के लिए ही चार्ली और उसके दोस्तों का साथ दे रहा था। ये जानकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए निक वहां से भाग निकलता है। अब भले ही मिलिटिया को उनकी लोकेशन का पता चल गया था, फिर भी माइल्स उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसका कहना था कि वो अकेला ही मिलिटिया की पूरी फौज का सामना कर सकता है। चार्ली और बाकी लोग भी माइल्स की मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन माइल्स गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो सब यहाँ से दूर चले जाएं। कुछ ही समय बाद निक ढेर सारे सैनिकों के साथ माइल्स से मुकाबला करने आता है, लेकिन इतने सारे सैनिक होने के बावजूद माइल्स बड़ी सावधानी से तलवार चलाता है और एक एक करके सबको मार देता है। थोड़ी देर में चार्ली और उसके दोस्त भी वापस आ जाते हैं और माइल्स के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच सेना का एक आदमी चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निक वहां पहुंचता है और उस सैनिक को मार गिराता है। कुछ देर बाद माइल्स मिलिटिया के कप्तान को मारकर इस लड़ाई को खत्म कर देता है। इसके बाद माइल्स, चार्ली और बाकी साथी डैनी को ढूंढने निकल जाते हैं। सभी को ये जानकर बहुत खुशी होती है। फिर अचानक माइल्स को ब्लैकआउट डे का एक फ्लैशबैक याद आता है। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। माइल्स अपने एक दोस्त के साथ कार से बाहर निकलता है और वे दोनों मरीन कॉर्प्स के बेस पर पहुंचते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों मरीन पुलिस में हैं। बेस में जाने के लिए उन्हें अपने हाथ पर बने एम नाम के टैटू को दिखाना पड़ता है। यही हमें माइल्स के दोस्त सेबस्टियन मोनरो के बारे में पता चलता है, जो इस समय मॉनिटर रिपब्लिक का लीडर भी है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम और उसके लोग डैनी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आखिरकार ग्रेस के घर तक पहुंच जाते हैं। ग्रेस डैनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉम उसे जान से मारने की धमकी देता है, वो पीछे हट जाती है और टॉम घर के अंदर घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। उनके जाने के बाद ग्रेस चुपचाप बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकालती है, जो हूबहू आरोन के लॉकेट जैसा दिखता है। वो जैसे ही लॉकेट को दबाती है, कमरे की लाइट्स अचानक से जल उठती हैं। इसके बाद ग्रेस लॉकेट को कंप्यूटर से जोड़ती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर जो उससे चैट कर रहा होता है, वो खुश होता है कि मिलिशिया को उनके सीक्रेट्स का अब तक पता नहीं चला। वहीं प्रेजेंट में माइल्स अपने ग्रुप के साथ होता है और वो अपनी एक पुरानी साथी नोरा को ढूंढने की बात करता है। नोरा विस्फोटक बनाने में माहिर है। माइल्स उन्हें बताता है कि हमें डैनी को बचाने के लिए नोरा जैसी फाइटर की जरूरत पड़ेगी। अचानक टावर में उन पर दुश्मनों का हमला हो जाता है, लेकिन माइल्स और उसका ग्रुप सबको हराने में कामयाब रहते हैं। तभी माइल्स एक दुश्मन को पकड़कर उसका गला दबाता है और उससे नोरा के बारे में पूछता है। यहीं पर पता चलता है कि मिलिशिया ने नोरा को भी कैद कर रखा है और फिलहाल वो उनके लिए एक नौकर की तरह काम कर रही है। रात होते ही माइल्स अकेले बाहर जाने का फैसला करता है, हालांकि वो जानता है कि वहां जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसने अपने बाकी दोस्तों को कह दिया कि वे उसे 2 हफ्ते बाद इंडियाना में मिलें। अगले दिन सुबह जब मैगी और आरोन उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिद्दी चार्ली भी माइल्स के साथ निकल गई है। ये चीज उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आरोन मैगी को एक लॉकेट देता है जो कि बेन ने उसे दिया था। वो बताता है कि बेन ने ग्रैंडपा में किसी लेडी से मिलने के लिए कहा था, जो और कोई नहीं बल्कि चैनल की ग्रेसी है।
भले ही दोनों चार्ली को लेकर परेशान हैं, लेकिन वो मानते हैं कि वो सुरक्षित होगी। फिर दोनों ग्रेसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वही वो इंसान है जो धरती पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस ला सकती है। दूसरी ओर मेजर टॉम अपनी टीम को लीड करते हुए अड्डे की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो लोग तुरंत अपने रास्ते को बदलकर उस बुल शॉट की आवाज का पीछा करते हैं। चलते चलते वो लोग एक छोटे से घर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस मोनरो रिपब्लिक में आम इंसानों को अपनी पर्सनल बंदूकें और बारूद रखने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से लोग क्रॉसबो और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अब मेजर टॉम उस घर के मालिक को धमकाता है कि वो अपने घर के सारे हथियार उनके हवाले कर दे। आदमी को यह डर था कि कहीं हथियारों देने के बाद उसे भी मार दिया जाएगा, इसलिए वो अपने घर से एक बंदूक निकालता है और बाहर खड़े एक आदमी पर गोली चला देता है। मगर अचानक से मेजर टॉम आता है और उसी आदमी को गोली मारकर उड़ा देता है। इस घटना के बाद हम डरे हुए डैनी को भी देखते हैं। अगले सीन में हम मिलिटिया के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां जनरल मोनरो से मिलता है। वो एक क्रूर इंसान है जिसके हाथ से ये सारी गंदी चीजें हो रही हैं। मोनरो एक आदमी से अपने हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो आदमी घबराकर कोई जवाब नहीं देता तो मोनरो बिना सोचे उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद मोनरो दूसरे कमरे में जाता है, जहां उसके दूसरे वकस होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही रेचल है जो बेन की पत्नी है और जिसे हम मरा हुआ मान चुके थे। मोनरो रिचर्ड को बताता है कि बेन मर चुका है और ये सुनकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान चार्ली पूरे दिन जंगल में घूमती रहती है और आखिरकार अपने अंकल को ढूंढ लेती है, लेकिन माइल्स उससे गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब चार्ली बताती है कि उसके भाई को अस्थमा के दौरे आते हैं तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। कुछ ही देर बाद उन्हें मजदूरों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो हेलीकॉप्टर को हाथों से खींचते हुए ले जा रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि जनरल मोनरो को पूरा यकीन है कि एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर आएगी और वो उस पहले से ही दिन की तैयारी करना शुरू कर देता है। इस सभी मजदूरों में माइल्स नोरा को भी देखता है और चार्ली से कहता है कि इतने सारे गार्ड्स और उनके स्नाइपर राइफल्स के बीच से नोरा को बचाना आसान नहीं होगा। फिर भी लेकिन माइल्स अपने दोस्तों को हर हाल में बचाना चाहता है। वो नोरा को बचाने के लिए रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है तो सबसे पहले चार्ली ध्यान भटकाने का काम शुरू करती है। वो वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को भगा देती है। फिर माइल्स उनके पीछे से घुसकर नोरा तक पहुंचता है और उसे वहां से ले आता है। लेकिन बाहर आते ही नोरा गुस्से में कहती है कि उसने जानबूझकर खुद को कैदी बनवाया था, क्योंकि उसे उन गार्ड्स के हथियार चुराने थे, खासकर उनकी स्नाइपर राइफल्स जो आम लोगों के हाथ नहीं लगती। थोड़ी देर बाद माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपनी भतीजी को बचाने में उसकी मदद चाहिए। नोरा तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि माइल्स को भी उसके साथ मिलकर स्नाइपर से राइफल चुराने में मदद करनी होगी। माइल्स को उसकी शर्त माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता है। कुछ समय बाद वो तीनों पास की झोपड़ी में जाते हैं, जहाँ वो तीनों डैनी को बचाने की बातें करते हैं। नोरा बारूद का इस्तेमाल करके एक खास हथियार बनाती है जिसका यूज सिर्फ कुछ मिनट तक होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनमें से किसी एक को गार्ड्स के करीब जाकर उन पर गोली मारनी होगी। वे लोग प्लान करते हैं कि माइल्स और नोरा आसानी से उनकी पकड़ में आ जाएंगे, जबकि चार्ली उनका आखिरी ऑप्शन होगी। जाते जाते माइल्स उनसे कहता है कि जैसे ही सारे गार्ड्स को मार देंगे वो सब पहरेदारों को भी निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद चार्ली अपनी हथियार को स्लीव में छुपा लेती है और खुद को खोई खोई सी दिखाते हुए पहरेदारों के पास जाती है। वहां पहुंचकर वो झट से हथियार निकालती है और पास खड़े गार्ड्स को मार देती है। इससे पहले कि बाकी गार्ड्स कुछ कर पाते, वहां नोरा और माइल्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के बाद जब वो सब मजदूरों को आजाद करा रहे होते हैं, तब नोरा ये रिवील करती है कि उसने अपने रिबेल ग्रुप के लिए एक स्नाइपर चुरा लिया है। इसी दौरान दूसरी तरफ ग्रैंड पार्क में ग्रेस अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही होती है कि अचानक एक आदमी उसके घर में घुस आता है। उसके पास भी वही लॉकेट होता था जो प्लास्टिक की एनर्जी छोड़ रहा था। वापस आते हैं माइल्स और नोरा पर। माइल्स उसे रिबेल ग्रुप छोड़ने के लिए समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले कपल थे, लेकिन ब्लैकआउट के बाद उन्हें अलग होना पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों रिबेल ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें पादरी मिलता है। पादरी खुश होता है कि नोरा स्नाइपर गन लेकर आई है, लेकिन उसे ये भी चिंता है कि उनकी सीक्रेट जगह पर अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। जब ग्रुप ठिकाने पर पहुंचता है तो अंदर घुसते ही उन्हें कुछ घायल लोग बैठे हुए मिलते हैं। पादरी बताता है कि इन आदमियों में से एक गायब है। ये सुनते ही माइल्स सबको जल्दी से ये जगह छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिलिट्री उनके लोगों से पूछताछ कर रही है और इस जगह से निकलने का यही सही समय है। नोरा इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन उसे बस 30 मिनट चाहिए होते हैं, क्योंकि वह पहले घायल लोगों का इलाज करना चाहती थी। लेकिन उसका ये फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद कैप्टन एडम अपनी मिलिटिया के साथ वहां पहुंच जाता है। कैप्टन को रोकने के लिए माइल्स अपने सबसे बेहतरीन शूटर को स्नाइपर के साथ ऊपर भेजता है। माइल्स का ये प्लान काम करता है, क्योंकि ऊपर भेजा गया स्नाइपर मिलिटिया के कई लोगों को घायल कर देता है और उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। इस लड़ाई के चलते रात हो जाती है। यहाँ बेसमेंट में माइल्स और बाकी लोग दीवार के सहारे एक सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरी तरफ निकल सके, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि सुरंग खोदते वक्त दीवार गिरने लगती है और माइल्स उस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उसी दौरान छत पर बैठे स्नाइपर की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन एडम और उसके लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं। माइल्स, जो तलवार चलाने में बहुत माहिर है, कुछ आदमियों को मार देता है और एडम को बंदी बना लेता है। वह एडम को एक दूसरे कमरे में बंद कर देता है और यहाँ से भागने का रास्ता खोजने लगता है। यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि एडम माइल्स को पहचान लेता है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी माइल्स उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तभी कहानी एक अलग मोड़ लेती है। वह यहाँ ये रिवील करता है कि पहले माइल्स जनरल मुनरो का राइट हैंड हुआ करता था, यहाँ तक कि माइल्स वो इंसान है जिसने मिलिटिया को लड़ना सिखाकर इतना खतरनाक बना दिया है।
लेकिन इसके बावजूद भी माइल्स उन्हें मारने पर अपना फोकस रखता है। वह मिलिटिया के सामने एक डील रखता है जिसमें वह खुद को उनके हवाले कर देगा, लेकिन उसके बदले उसके ग्रुप के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। माइल्स किसी वजह से डील एक्सेप्ट लेता है, शायद उसे अपनी जान की फिक्र हो इसलिए। फिर इसके बाद माइल्स को मानसून मिलिशिया में ले जाया जाता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम ब्लैकआउट के 2 हफ्ते बाद का वक्त देखते हैं जब माइल्स अपने भाई की तलाश में शिकागो आया था और उसका जिगरी दोस्त मुनरो भी उसके साथ था। वही रास्ते में उन्हें 2 आदमी दिखाई देते हैं, जहाँ एक आदमी जिम दूसरे को बेरहमी से पीट रहा था। माइल्स अपनी अच्छाई के चलते उनके पास पहुंचता है और बंदूक निकालकर एक को गोली मार देता है। इसके बाद दोनों दोस्त घायल आदमी की मदद करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि वही कैप्टन एडम था, जिसकी वजह से कैप्टन आज तक माइल्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि माइल्स ने उसकी जान बचाई थी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जैसे ही माइल्स मिलिशिया को अपनी जगह पर ले जा रहा था तो वे रास्ते में एक पुल पार करते हैं। तभी अचानक से एक जबरदस्त धमाका होता है जिसने सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी दौरान नोरा और चार्ली माइल्स को बचा लेते हैं। वहां से निकलने से पहले वो एक और धमाका कर देते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए। दूसरी तरफ मैगी और आरोन, जो ग्रेस को ढूंढने निकले थे, आखिरकार उसके घर पहुंच ही जाते हैं, मगर वहां कोई नहीं था क्योंकि ग्रेस ने वो जगह पहले ही छोड़ दी थी। यहाँ आरोन, जो खुद को गूगल का एक पुराना वर्कर बताता है और दावा करता है कि उसे कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है। वहाँ उसे ग्रेस का कंप्यूटर रखा मिलता है जिसे देखकर लगता है कि हाल ही में बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि कई घंटों तक कंप्यूटर की जांच करने के बाद भी उसे कुछ खास नहीं मिलता है। थक हार कर आरोन मैगी के पास वापस आता है और ऊपर जाकर उसे कंप्यूटर दिखाता है। तभी अचानक से उसका लॉकेट चमकने लगता है और पास रखे हेडफोन्स में एक गाना बजने लगता है। इसी दौरान मैगी के फोन में एक तरह की जान सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो कई साल बाद अपने बच्चों को देख पाती है। और इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपको रिवॉल्यूशन वेब सीरीज का सेकंड पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।